हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी जेईई मैथमेटिक्स मैग्नेट ब्रेन्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की डीपीपी डिस्कस करेंगे जिसका टॉपिक है डी मोवर्स थ्योरम एंड रूट्स ऑफ यूनिटी। आई होप आप जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स का जो प्लेटफॉर्म है पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। यानी कि किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक आपको आईआईटी जेईई, नीट, एनटीएसी, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी ऐसे ऑलमोस्ट हर सेक्टर में हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन डिलीवर करते हैं। यानी कि कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल नहीं है, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, कोई पेड वर्जन या ट्रायल वर्जन नहीं है। स्टूडेंट्स पूरे तरीके से पूरी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। विद दैट स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर शुरू करेंगे और सबसे पहले ये समझेंगे कि आईआईटी जेईई का जो मैग्नेट ब्रेन्स का मॉड्यूल है ये आपके लिए क्या क्या चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आता है। तो सबसे पहले तो हम ये इंश्योर करते हैं स्टूडेंट्स कि आपको हर चैप्टर के हर एक टॉपिक पर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो हम बना कर दें। इसी के साथ साथ हर चैप्टर की आपको डीपीपी मिले उस टॉपिक के कंप्लीशन पर, उस डीपीपी का वीडियो सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करें। हर चैप्टर पर आपको 1500 क्वेश्चंस का एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक हम आपको इंट्रोड्यूस करें ताकि आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके अच्छे से एक्सपोजर ले पाएँ हर तरह के क्वेश्चन का। आने वाले समय में हम जेईई मेंस और एडवांस के पीवाईक्यूज भी सॉल्व करेंगे। आप हमसे अपने डाउट सॉल्व करवा सकते हैं स्टूडेंट्स, नीचे दिए गए लिंक आस्क योर डाउट पर क्लिक करके। आपके चैप्टर वाइज टेस्ट भी आने वाले हैं और आपको हर जो चीज़ ज़रूरी है उसको लेकर हम गाइडेंस देते रहेंगे। आपके वन शॉट रिविजन भी हम क्रिएट करेंगे स्टूडेंट, जिससे देखकर आप पूरा चैप्टर आसानी से प्रिसाइज मैनर में रिवाइज कर सकते हैं। और आपके मॉक टेस्ट भी हम लेकर आएंगे ताकि आप अपनी एग्जाम की एक स्ट्रैटेजी बिल्ड कर पाएँ और अच्छे से अपने एग्जामिनेशन को दे पाएँ। आज के डीपीपी में पहले क्वेश्चन से अगर हम शुरुआत करें तो फर्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो बोल रहा है कि P और Q जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 मतलब इनसे रिप्रेजेंटेड हैं इस तरीके से कि उन्हें आप इस तरीके से प्लेस कर सकते हो, मतलब इस तरीके से उसे देखा जा सकता है। तो बोल रहा है देन द सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल ओ पी क्यू, जहाँ पे ओ जो है वो ओरिजिन है। तो इस बारे में हमसे काफ़ी सारी बातें पूछी जा रही है, मैं सारी चीज़ें फिगर आउट कर लूँगा, पर मेरा ये कहना है कि सर क्या इन सारी बातों में आप ये बता सकते हो कि इस रिलेशन से हम क्या इस्टेब्लिश कर सकते हैं। मेरा कहना है कि सर अगर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसी चीज़ें सोची जाएँ तो ऊपर अगर देखें तो ये लिखा हुआ है Z1 + Z2 अपॉन यहाँ पर लिखा है Z1 Z2, है ना। इस पूरे का ओवरऑल ये मॉड हम डील कर रहे हैं। सिमिलरली अगर यहाँ देखना चाहें तो यहाँ पर मैं इसे लिख सकता हूँ Z1 - Z2 डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय Z1 Z2। अगर मैं एक छोटा सा प्रॉपर्टी और आपको याद दिलाऊं तो वो छोटी सी ज़रूरी प्रॉपर्टी ये होती है कि सर अगर आपके पास लिखा है मॉड ऑफ Z1 अपॉन Z2 तो आप इसे लिख लेते हो मॉड ऑफ Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z2, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो सर अगर आप ऐसा सोचना चाह रहे हो तो अगर आप लिखते हो तो आप इसे क्या लिखोगे, मॉड ऑफ Z1 + Z2 अपॉन ऑफकोर्स कितना, मॉड ऑफ Z1 Z2 is equal to of course mod of Z1 minus Z2 divided by again Z1 Z2 का mod। इससे क्या फ़ायदा हो रहा है सर, इससे पहली चीज़ तो आई थिंक ये पार्ट कैंसिल हो जा रहा है क्योंकि दोनों स्केलर क्वांटिटी है, कोई ना कोई वैल्यू है। तो आप कंक्लूड कर पा रहे हो कि mod of Z1 + Z2 जो है वो mod of Z1 minus Z2 के इक्वल है। सर जब भी चीज़ें ऐसी रहें तो mod से निजात पाने का तरीका है दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। मतलब इस तरफ क्या दिख रहा है सर, इस तरफ दिख रहा है mod of Z1 + Z2 और उस तरफ क्या दिख रहा है सर, उस तरफ दिख रहा है mod of Z1 - Z2। आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो ये भी स्क्वायर किया और ये भी स्क्वायर किया, तो क्या अब आप चीज़ें सोच पा रहे होंगे। फिर वही बात बार बार कौन सी स्टूडेंट्स कि हम जानते हैं मॉड ऑफ Z का जो स्क्वायर होता है उसे आप लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर Z इंटू इसका कॉन्जुगेट। तो सेम प्रॉपर्टी अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हो Z1 + Z2, है ना, और इसमें Z1 + Z2 का बार, और वो कॉमन जो बार होगा उसे मैं इंडिविजुअली इन दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। सिमिलरली यहाँ पर भी जब आप लिखेंगे तो आप इसे लिखेंगे Z1 - Z2 और इसका जो बार होगा उसे आप क्या लिख सकते हो, Z1 बार - Z2 बार, क्योंकि वो होल जो बार होगा Z1 - Z2 का वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। अब जो कंक्लूजन होगा वो ये कि अगर आप मल्टीप्लाई करें तो देखो इधर क्या दिख रहा है, Z1 बार, फिर दिख रहा है आपको Z1 Z2 बार, फिर क्या दिख रहा है सर, फिर दिख रहा है Z2 Z1 बार, और फिर आपको दिख रहा है Z2 Z2 बार। क्या ये पॉइंट आपको समझ आया सर? राइट हैंड साइड पर अगर आप देखें तो Z1 Z1 बार आपको दिख रहा है, फिर आपको दिख रहा है -Z1 Z2 बार, है ना। सिमिलरली अगर आप देखें तो आगे आपको एक और टर्म दिख रही है, वो क्या दिख रही है, -Z2 Z1 बार, और आपको दिख रहा है -Z2 Z2 बार। सर इन सारी बातों से क्या फ़ायदा, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स। सर सबसे पहले तो Z1 Z1 बार से Z1 Z1 बार कैंसिल, क्या बात आपको समझ आई।
और इसके अलावा आपने एक गलती कर दी सर, गलती क्या कर दी, आई होप आपने देखा होगा सर, -z2 बार को मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस होगा, है ना। आप पता नहीं ऐसी गलती क्यों करते हो। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो सर z2 बार से z2 बार भी कैंसिल हो जा रहे हैं। अब क्या, अब सर आप चाहो तो सारी चीज़ें एक तरफ ले आओ, मतलब या तो लेफ्ट हैंड साइड ले आओ या राइट हैंड साइड ले आओ, तो शायद चीज़ें और सॉर्ट आउट हो जाएंगी और चीज़ें आप और आसानी से देख पाएंगे। मेरे ख्याल से यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है किसी भी स्टूडेंट को। अब अगर यहाँ से चीज़ें हम वर्कआउट करना चाहें तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक तरफ लाना ही सही तरीका होगा, क्योंकि उसके अलावा और कोई बहुत मज़ेदार सा किस्सा मुझे नहीं दिख रहा है। तो एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, क्या करते हैं, ये तो लिखा हुआ है z1 z2 बार, है ना, तो ये भी इधर ले आते हैं। तो ये क्या हो जा रहा है सर, ये हो जा रहा है, आई थिंक ये हो जा रहा है 2z1 z2 बार, है ना। और सिमिलरली ये क्या है, मतलब ये ऐसा कुछ है a+b का होल स्क्वायर और a-b का होल स्क्वायर, तो a² b² कैंसिल, तो वो 2ab डबल हो जा रहा है, 4ab हो जा रहा है। वैसे ही कुछ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। और यहाँ पर अगर आप देखें z2 z1 बार, तो ये है z2 z1 बार, तो ये भी हो जा रहा है 2 टाइम्स, है ना, z2 z1 बार। क्या इसमें कोई परेशानी स्टूडेंट्स? आई होप ये तो बड़ी सुलझी सी बात मैंने कही आपसे। आई होप 2 टाइम्स ही हो जाने वाला है, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है ना। मेरे ख्याल से चीज़ें ऐसी ही हमें दिखेंगी। अब अगर हम चीज़ें देखना चाहें, अब अगर हम चीज़ें समझना चाहें तो क्या, मेरा कहना है कि अगर आप इस तरफ दोनों तरफ चीज़ें देखें तो मैं तो कहूँगा सर z1 z2 बार जो है ना, वो किसके इक्वल है, -z2 z1 बार के। यहाँ से आप एक और कंक्लूजन ये दे सकते हो कि सर यहाँ पे लिखो आप z1/z2 और यहाँ पे आप लिख लो -z1 बार अपॉन z2। कोई डाउट यहाँ तक स्टूडेंट्स? अगर आप इस पॉइंट को ऑब्जर्व करें तो एक बहुत ही ज़रूरी सी बात आपने नोटिस नहीं की। अगर आप मैं थोड़ा और हाईलाइट करूँ तो देखो यहाँ लिखा है z1 z2, और इस तरफ अगर मैं अपॉन में, मतलब ये z1 बार भी लिखा हुआ है और यहाँ पे z2 का भी बार लगा हुआ है ना, तो क्या मैं कॉमन बार लगा सकता हूँ, नेगेटिव ऑफ व्हाट, z1/z2 का होल बार। इसका क्या मतलब, इसका बहुत क्रूशियल सा मतलब है जो आई होप आप सभी जानते हैं कि सर अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि है x + i/y, है ना, और अगर मैं आपसे z बार पूछूं तो वो आप क्या कहते हो सर, इसका कॉन्जुगेट होता है x - i/y। अगर कोई आपसे कहे कि सर z जो है वो -z बार के इक्वल है, तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब सर x + i/y जो है, बहुत ध्यान सुनेगा, वो नेगेटिव ऑफ x - i/y के इक्वल है। इसका क्या मतलब, अगर आप देखें तो x + i/y जो हुआ सर, वो -x + i/y के इक्वल, यानी i/y से i/y कैंसिल, क्या आप देख पा रहे हो? तो जो बच जा रहा है वो ये कि 2x = 0, यानी x क्या आ जा रहा है, 0। सर x के 0 होने का क्या मतलब है, x के 0 होने का मतलब है स्टूडेंट्स कि ये जो आपका नंबर है, ये जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर इसका रियल पार्ट 0 है तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये कैसा नंबर है सर, ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है, अगर आप बात समझ पाए तो। यानी सर सेम बात यहाँ पर दिख रही है ना, अगर आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1/z2, वो z1/z2 के बार के नेगेटिव के इक्वल है, मतलब आप क्या कंक्लूड करोगे, मैं कंक्लूड करूंगा स्टूडेंट्स, बहुत ज़रूरी बात कि सर आप ध्यान से देखो, आपका ये जो नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर या z1/z2, ये कैसा नंबर होगा, ये सर एक प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ स्टूडेंट्स, अगर एक प्योरली इमेजिनरी नंबर होता है तो वो कहाँ लाई करता है, वो आर्गेन प्लेन में लाई करता है सर, वाई एक्सिस पर, है ना, यहाँ यहाँ या यहाँ कहीं भी। और उसकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री का एंगल बन रहा होता है सर, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है। तो क्या मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि सर अगर ये एक प्योरली इमेजिनरी नंबर है तो इसका आर्ग्यूमेंट, किसका आर्ग्यूमेंट स्टूडेंट्स, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1/z2 जो होगा वो कितना होगा सर, वो क्लियरली 90 डिग्री होगा। क्या ये पॉइंट आपको समझ आया? आई होप इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब अगर एक छोटी सी बात मैं आपसे कहना चाहूँ तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात है स्टूडेंट्स, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 - 0 अपॉन z2 - 0 इज π/2। बाय द वे व्हाट इज 0, 0 अगर आप देखें तो 0 आपका जो था सर दैट वाज ओरिजिन। 0 क्या था, ओरिजिन। 0 को अगर मैं थोड़ी देर के लिए कहना चाहूँ तो ओ भी कह सकता हूँ अभी फिलहाल, क्योंकि ओरिजिन है वो, है ना। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आपको बड़ी बेसिक सी प्रॉपर्टी याद है कि सर अगर मैं आपसे पूछूं कि z1 और 0 को मिलाने वाली लाइन, लेट्स से ये एक z1 आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, ओरिजिन, है ना, और z2 और 0 को मिलाने वाली लाइन, इनके बीच का एंगल जो है वो कितना है, तो आप कहोगे सर इनके बीच का एंगल है π/2। यानी क्या आप मेरी बात समझ पाए? मैंने बहुत ज़रूरी सी बात आपसे कंक्लूड कर दी कि ये जो आपका ट्रायंगल है स्टूडेंट्स, कौन सा ट्रायंगल, z1 o z2, ये जो आपका ट्रायंगल है ये कैसा ट्रायंगल है, ये आपका जो ट्रायंगल है सर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो क्या फ़ायदा हो गया सर इससे, क्या आपने फिगर आउट कर लिया, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाने से फ़ायदा क्या हो रहा है? मेरा कहना है कि अगर वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या इसके सर्कम सेंटर को निकालना आसान है? बेशक बहुत आसान है। बड़ी बेसिक सी प्रॉपर्टी मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, कि आपको याद है, अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूँ, अगर मैं किसी राइट एंगल ट्रायंगल की आपसे बात करूँ, याद करें स्टूडेंट्स, कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर आप लेते हैं
है ना। तो हम जानते हैं जो उसका सर्कम सेंटर होता है, याद है ना स्टूडेंट, सर्कम सेंटर का क्या मतलब? सर सर्कम सेंटर का मतलब होता है कि सर एक ऐसा सर्कल जो इस ट्रायंगल की तीनों वर्टाइसेस से पास होता है, एक ऐसा सर्कल सर जो इस ट्रायंगल की तीनों वर्टाइसेस से पास होता है। अगर मैं एक ऐसा सर्कल खोज रहा हूँ, है ना, अगर मैं एक ऐसा सर्कल बनाने की कोशिश करूँ, होपफुली हम बना पाएंगे। तो सर ये जो एक सर्कल है, ऑब्वियसली वो प्रॉपर सर्कल तो मैं नहीं बना पाया, बट आई होप आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो। ये जो सर्कल है ये एक ऐसा सर्कल है सर जो कि इस ट्रायंगल की तीनों वर्टाइसेस से पास होता है, पहली बात। तो कहना है से कि सर अगर ये जो ट्रायंगल है कि 90 डिग्री एंगल है, तो सर्कल का जो डायमीटर होता है वो सर्कल की सरकमफेरेंस पर कहीं भी एक 90 डिग्री एंगल सबटेंड करता है। एक ऐसी कॉर्ड जो 90 डिग्री एंगल सबटेंड करे तो वो क्लियरली क्या होती है, वो डायमीटर होता है। तो इस डायमीटर का जो मिड पॉइंट होगा, इस डायमीटर का जो मिड पॉइंट होगा, कहना है से सर वो कुछ नहीं होगा, वही तो इस सर्कल का सेंटर होगा। क्या आप बात समझ पाए? तो सर ये रहा ओरिजिन, ये रहा आपका Z1 और ये रहा Z2। तो क्या आप मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता सकते हो? सर ये मिड पॉइंट है Z1 और Z2 का, तो आप इसे कहोगे Z1 प्लस Z2 डिवाइडेड बाई 2। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज़ कर रहा हूँ स्टूडेंट, जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेट को मिक्स करके देखा जाए तो इस तरीके से आप सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हो। तो आप कहोगे ऑप्शन सी, जो सर्कम सेंटर होगा आपके ट्रायंगल का वो होगा ऑप्शन सी। एक अच्छा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंसाइटफुल क्वेश्चन था ये, जिसके थ्रू मेरा यकीन है आपने कई सारी बारीकियां सीखी। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे और उसे देखकर आप पहले समझिए कि एग्जैक्टली दिया क्या है और पूछा क्या है। बहुत ध्यान से सुनिए। वो बोल रहा है द कॉम्प्लेक्स नंबर साइन एक्स प्लस आयोटा कॉस 2x, है ना, एंड कॉस एक्स माइनस आयोटा साइन 2x आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। अब जब कोई कहे कि सर ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप प्लीज सिंपल सी बात सोच के देखिए, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर किसी और कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है सर? पहला वाला तो है साइन एक्स प्लस आयोटा कॉस 2x, और ये किसका कॉन्जुगेट है सर? वो इसके कॉन्जुगेट के इक्वल है। मतलब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा सर? कॉन्जुगेट मतलब इसका रियल पार्ट एज इट इज, इसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दें तो वो हो जाता है आयोटा साइन 2x। तो सर ये बात हो रही है। इसका क्या मतलब स्टूडेंट? सर इसका ये मतलब अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं, मतलब उनका रियल पार्ट इक्वल है, मतलब पहली बात तो जो साइन एक्स है वो किसके इक्वल है सर? वो कॉस एक्स के इक्वल है, और उनका इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल है। तो ये जो कॉस 2x है वो किसके इक्वल है सर? जो कॉस 2x है वो इक्वल है साइन 2x के। सर इन सारी बातों से क्या मतलब, इन सारी बातों का क्या फ़ायदा? मैं बड़ी सिंपल सी बात आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आप मुझे बताओ साइन एक्स और कॉस एक्स कहाँ इक्वल होते हैं। अगर आप ग्राफ देखोगे स्टूडेंट्स तो ग्राफ आपकी बहुत हेल्प करेंगे। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि ग्राफ्स बहुत ईजिली आपको चीज़ें निकाल के करवाएंगे। जैसे अगर सर आप साइन एक्स का ग्राफ याद करो तो साइन एक्स का ग्राफ ऐसे चल रहा होता है। सर अगर आप कॉस एक्स का ग्राफ याद करो तो कॉस एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे, है ना, तो बहुत अच्छे से तो मैं नहीं बना पाया बट कुछ ऐसे चल रहा होता है ना, और भी अच्छे से फॉलो कर रहा होता है बेसिकली। तो ये कुछ इस तरीके से चीज़ें निकल कर आ रही होती हैं, है ना, ये ऐसे। तो पॉइंट ये है कि जो π/4 वैल्यू होती है सर, π/4 जो वैल्यू होती है वहाँ पर चीज़ें इक्वल होती हैं। क्या आप मेरी बात समझ पाए? ये बेसिकली पॉइंट ये है कि अगर साइन एक्स और कॉस एक्स इक्वल हों, अगर साइन एक्स और कॉस एक्स इक्वल हों तो आप बिना सोचे समझे जो जनरल सोल्यूशन दे सकते हो वो ये दे सकते हो कि सर पाई के किसी भी मल्टीपल में अगर आप π/4 ऐड करेंगे तो साइन एक्स और कॉस एक्स इक्वल होंगे। इसी तरीके से यहाँ पे साइन ऑफ समथिंग इज इक्वल टू साइन कॉस ऑफ समथिंग, तो यहाँ पर भी ये जो समथिंग है ये भी क्या होगा? ये भी पाई का कोई मल्टीपल, बट चूंकि पाई का मल्टीपल n टाइम्स हम यहाँ ले चुके हैं तो यहाँ पर कुछ और ले लेते हैं, लेट्स से k टाइम्स, और ये भी क्या π/4 में ऐड कर दो। तो सर जब आप ऐसा करते चले जाओ, k की वैल्यू कुछ भी ले लो, 0 1 2 3 4 5 -1 ऐसी n की वैल्यू, तो आप हमेशा π/4 ऐड करेंगे तो आपके एंगल्स हमेशा उनके साइन और कॉस दोनों इक्वल होंगे। सर इससे क्या फ़ायदा हुआ? इससे ये फ़ायदा हुआ कि सर सिंपल सी बात मैं आपसे कहूँ तो x तो क्या है सर? x यहाँ से निकल कर आ रहा है n पाई प्लस π/4, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ से अगर मैं x को निकालूँ तो ये आ रहा है, सुनिएगा ध्यान से, k टाइम्स π/2 प्लस π/8। और अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को देखें, मतलब अब मैं x की ऐसी वैल्यू चाह रहा हूँ जहाँ पे दोनों सेटिस्फाइड हो, मतलब ये भी सेटिस्फाइड हो और ये भी सेटिस्फाइड हो। आपको प्रॉब्लम समझ आ रही है? प्रॉब्लम बड़ी सॉर्टेड सी है स्टूडेंट्स की, शायद ऐसा हो पाना मुश्किल है। ऐसा हो पाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि दोनों साइमल्टेनियसली तो ट्रू नहीं होंगे। मतलब आपको x की इस ऑर्डर और इस ऑर्डर दोनों तरीके की वैल्यू मिल जाए, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप पाई में π/4 ऐड करते हो तो कहाँ किस तरह की वैल्यू मिल रही होती है स्टूडेंट्स? आपको यहाँ इस तरह की वैल्यू मिल रही होती है। क्या आप मेरी बात समझ पाए? लेकिन सर सिंपल सा थॉट है, अगर आप π/2 में π/8 जैसी वैल्यू ऐड करोगे, मतलब π/2 के किसी मल्टीपल में, तो आप कहीं और शिफ्ट हो जा रहे हो। तो साइमल्टेनियसली दोनों सेटिस्फाई हो पाना मुश्किल। मतलब मैं सीधी सीधी सी बात कह रहा हूँ। अगर आप ऑप्शंस देखें तो चलो ऑप्शन ए हम मान लेते हैं सर सही है, मैं आपको ऑप्शंस के थ्रू प्रूव करवा देता हूँ कि सर मान लिया चलो ऑप्शन ए सही है, तो क्या आप n पाई ला सकते हो? मेरे ख्याल से सर n पाई तो लाना मुश्किल है, क्योंकि n पाई लाने के लिए यहाँ π/4 हटाना पड़ेगा जो कि मुश्किल है। क्या आप यहाँ से n पाई ला सकते हो? बिल्कुल नहीं सर, यहाँ तो n पाई बनने का चांस ही नहीं दिख रहा।
क्योंकि पाई के मल्टीपल पे ऐसा नहीं हो रहा है। ऑप्शन ए गलत है। सर एक्स की वैल्यू 0 पे भी नहीं हो रहा है। एक्स की वैल्यू जब 0 होती है तो कॉस एक्स कुछ और होता है, साइन एक्स कुछ और होता है, और यहाँ भी कुछ और ही हो रहा है। तो ऑप्शन ए और बी तो नहीं है। फिर सर आप कह रहे हो कि ऑप्शन सी हो सकता है क्या? देख लो ट्राई करके। अगर मैं आपसे पूछूं ऑप्शन सी के बारे में क्या ख्याल है, तो ऑप्शन सी कह रहा है n+1/2, n+1/2 टाइम्स पाई। इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब हुआ, बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, कि सर यहाँ से अगर आप चीज़ें समझे तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, देखो ध्यान से। यहाँ पर पॉइंट ये हो जा रहा है स्टूडेंट्स कि अगर आप चीज़ें समझो तो देखो ये है n पाई प्लस पाई/4 और ये है पाई/2 प्लस पाई/2 का ऑफकोर्स k टाइम्स। तो ये लिखा है n+1/2 टाइम्स पाई। अब आप n की कुछ भी वैल्यू ट्राई कर लो, n की आप वैल्यू ट्राई करो 0, 1, 2, 3, तो यहाँ से क्या मिल रहा होगा? यहाँ से पाई/2 फिर कुछ और मिल रहा होगा और ये कुछ और मिल रहा होगा। तो आप इवेंचुअली ये पाओगे कि ऑप्शन सी भी कहीं से कहीं तक कोई भी ऐसी कॉमन वैल्यू नहीं ला पा रहा है। और एनीवे आप तो सोच के देखो सर, साइन एक्स और कॉस एक्स भी इक्वल हो जाए और साइन 2x और cos 2x भी इक्वल हो जाए, ऐसी x की कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर सकती। अगर बस इतना होता तो मैं कह देता पाई/4, बट जैसे ही एंगल के डबल हो गए ना तो प्रॉब्लम आने लग जाएगी। फिर आप यहाँ पे भी सेटिस्फाई करवा लो और यहाँ पे भी सेटिस्फाई करवा लो, ऐसा साइमल्टेनियसली पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप कहोगे नो वैल्यू ऑफ x। अब अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर शिफ्ट करता हूँ स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या निकल कर आता है, बहुत ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। मैं यहाँ पर ट्रायंगल इनइक्वालिटी यूज करूंगा स्टूडेंट्स। तो हमसे क्या बोला जा रहा है? हमसे बोला जा रहा है मॉड ऑफ z माइनस मॉड ऑफ z-1। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी कहती है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं, इन दोनों का डिफरेंस हमेशा, मतलब इनका इंडिविजुअल मॉड्स का डिफरेंस जो है वो हमेशा इनके किससे छोटा होगा? इन दोनों के डिफरेंस के मॉड से। यानी कि क्या, आपका जो z है कॉम्प्लेक्स नंबर वो, और जो आपका दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z-1, इन दोनों के डिफरेंस के मॉड से। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो? मतलब अगर इसे मैं थोड़ा और अच्छे तरीके से आपको समझाना चाहूँ तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर कभी भी कोई आपसे कहे कि जो z1 का मॉड है और अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z2, तो इनका जो मॉड है वो हमेशा z1 और z2 के डिफरेंस के मॉड से छोटा होता है ना। वैसे ही बात यहाँ पर लिखी गई है। तो इससे क्या फ़ायदा सर? इससे लेफ्ट हैंड साइड तो सर मॉड ऑफ z माइनस मॉड ऑफ z-1 ही रही, लेकिन अगर यहाँ देखा तो z माइनस z 0 माइनस ऑफ -1 +1 और 1 का मॉड 1 ही होता है। तो पूछ रहा था इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू। ट्रायंगल इनइक्वालिटी से बहुत ही जल्दी हमने इसका आंसर बता दिया। इसके तरीके और भी कई सारे हो सकते हैं जिनके बारे में हम ऑफकोर्स बात करेंगे, बट मेरे ख्याल से इस वाले अप्रोच में कोई भी डाउट किसी भी स्टूडेंट को यकीनन तौर पर नहीं है। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटीज अच्छे से याद रखिएगा स्टूडेंट्स, उन पर क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन के बारे में क्या ख्याल है, इस क्वेश्चन को कैसे वर्कआउट करेंगे, थोड़ा इसे समझ लेते हैं। मेरा कहना आपसे बड़ा सिंपल सा है स्टूडेंट्स कि आपको ये प्रॉपर्टी पता है, बहुत ज़रूरी सी प्रॉपर्टी, कि अगर यहाँ पर लिखे हुए हैं आपको लेट्स से z1 इंटू z2 इज इक्वल टू लेट्स से z, है ना। तो आप लेते हो लेट्स से आर्ग्यूमेंट, तो आप क्या कहते हो? आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो जैसे आपने लॉगरिथम में प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, वैसे ही कुछ यहाँ भी हो रहा होता है। यानी आप लिख लेते हो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस ऑफ कोर्स क्या स्टूडेंट्स, आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z। यानी मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ पर वो लिख कर दे रहा है आपको क्या, कि a प्लस आयोटा a1 प्लस आयोटा b1 a2 प्लस आयोटा b2 से लेकर ऐसा वो a प्लस आयोटा b के इक्वल है ना। तो tan इनवर्स, जैसे ही tan इनवर्स पिक्चर में आ रहा है, j की वैल्यू 1 से लेकर n तक जा रही है, तो बेसिकली आपसे क्या पूछ रहा है? वो पूछ रहा है tan इनवर्स ऑफ व्हाट? tan इनवर्स ऑफ, मतलब वो आपसे कुछ ऐसा पूछ रहा है। अगर मैं राइट हैंड साइड वाले इस एक्सप्रेशन की बात करूँ इसकी, तो वो क्या पूछ रहा है? वो पूछ रहा है tan इनवर्स ऑफ व्हाट? अगर मैं शुरुआत से शुरू करूँ तो b1/a1 है ना, फिर क्या प्लस tan इनवर्स, j की वैल्यू आप 1 से इंक्रीज करें तो b2/a2, और ऐसे चलते चला जा रहा है कहाँ तक? वो चलते चला जा रहा है n तक। तो आपसे आखिर में जो लास्ट टर्म है वो है tan इनवर्स ऑफ bn/a। जैसे ही आप ऐसा देखोगे आपको एक थॉट स्ट्राइक करेगा कि सर ऐसा तो किया जा सकता है। कैसे? बहुत ध्यान से सुनना। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आप इसका आंसर फिगर आउट कर सकते हो अगर आप चीज़ें सोच पा रहे हो। तो सर मैं इस इक्वेशन में LHS और RHS दोनों का आर्ग्यूमेंट लेता हूँ। तो यहाँ पर लिया आर्ग्यूमेंट ऑफ व्हाट, है ना, पूरा। तो ओवरऑल जब आर्ग्यूमेंट आ रहा है तो आप आर्ग्यूमेंट किसका ले रहे हो? सर आप आर्ग्यूमेंट ले रहे हो a1 प्लस आयोटा b1, है ना। फिर क्या लिखा है? a2 प्लस आयोटा b2, और ऐसे चली जा रही है कहानी कहाँ तक सर? an प्लस आयोटा bn तक। आई होप ये बात तो आपको कंफ्यूज नहीं कर रही। और अगर राइट हैंड साइड पर देखें तो ये क्या लिखा है सर? यहाँ भी आर्ग्यूमेंट आप ले रहे हो किसका? a प्लस आयोटा b का। इसमें तो मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं है स्टूडेंट्स। अब बड़ी सिंपल सी बात यह है स्टूडेंट्स कि अगर यहाँ पर आर्ग्यूमेंट लेना है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2 z3, तो आप क्या लिख सकते हो? आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 इस तरीके से। तो आप इसको लिख सकते हो आर्ग्यूमेंट ऑफ व्हाट? z1 यानी a1 प्लस आयोटा b1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ a2 प्लस आयोटा b2 प्लस, इस तरीके से चलता चला आएगा, और आखिरी जो टर्म होगी वो होगी आर्ग्यूमेंट ऑफ क्या स्टूडेंट्स? an प्लस आयोटा bn।
और ये किसके इक्वल है, इसके। और आई थिंक किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट की अगर आपसे बात की जाए, अगर सब कुछ सॉर्टेड है तो हम लिखते हैं, जैसे अगर आपके पास है x प्लस आइटा वाई गिवन x और y दोनों पॉजिटिव है ना, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आप कहते हो सर इसका जो आर्ग्यूमेंट है बेसिक स्टैंडर्ड से सिनेरियो में, तो आप उसे लिख देते हो, अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करनी है तो tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x, y और x दोनों पॉजिटिव रखने के लिए मॉड y अपॉन मॉड y x, मॉड y अपॉन मॉड x लिखते हैं, है ना। इस तरीके से अगर मैं सोचूं तो यहाँ पे आर्गुमेंट ऑफ a प्लस आयोटा b क्या होगा सर, ये हो जाने वाला है tan इनवर्स ऑफ, सुनिएगा ध्यान से, b अपॉन a। क्या इसमें कोई डाउट है? आई थिंक बड़ी सुलझी हुई सी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, बट लेफ्ट हैंड साइड के बारे में आपका क्या ख्याल है सर? अगर इस लेफ्ट हैंड साइड को अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करो ना, तो आपको बहुत मज़ेदार सी बात नजर आएगी कि लेफ्ट हैंड साइड वही है जो आप ये ढूंढ रहे थे। आप ध्यान से देखो, आर्ग्यूमेंट ऑफ a1 प्लस बी आयोटा b1, ये क्या है, tan इनवर्स b1 अपॉन a1, ये क्या है, tan इनवर्स b2 अपॉन a2, और ये क्या है, tan इनवर्स ऑफ bn अपॉन a। तो जो आप ढूंढ रहे हो वो एक्सप्रेशन किसके इक्वल है? तो वो एक्सप्रेशन इक्वल है tan इनवर्स ऑफ b अपॉन a, यानी ऑप्शन सी। टू बी मोर स्पेसिफिक, ऑफकोर्स यहाँ मॉड होना चाहिए था तो वो और सही आंसर होता, बट हाँ, अब जब बेस्ट अमंग वर्स्ट ढूंढना है तो ऑप्शन सी इज द मोस्ट सुटेबल करेक्ट ऑप्शन, आई वुड से। क्वेश्चन नंबर 4 अगर एक्सप्लेनेशन के साथ समझ आया स्टूडेंट्स, तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन, ध्यान से देखिए इसे। इस क्वेश्चन में थॉट ये हो सकता है स्टूडेंट्स, क्या आप टर्म्स को जनरलाइज कर सकते हो? जैसे देखो, यहाँ कुछ लिखा हुआ है, फिर यहाँ कुछ लिखा हुआ है, फिर यहाँ कुछ लिखा हुआ है। आप बड़ी सिंपल सी बात समझो, उसने खुद जनरलाइज करके बेसिकली लिख दिया है कि nth टर्म में आपको n+1 दिखेगा, n+1 अपॉन ओमेगा दिखेगा, और n+1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर भी दिखेगा। अभी क्या, अभी मेरा कहना आपसे ये है कि सर थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करते हैं। सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं एक काम ये कर लेता हूँ कि थोड़ा चीज़ों को मल्टीप्लाई करता हूँ। जैसे कि क्या सर, अगर अब आपने n को अंदर मल्टीप्लाई किया, या n को अंदर मल्टीप्लाई करने से पहले, ठीक है चलो n को अंदर मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, तो ओवरऑल अगर ये मल्टीप्लिकेशन आपने किया तो चीज़ें कैसी दिख रही है वो समझते हैं। मैं इस nth टर्म की बात कर रहा हूँ ना, ओवरऑल एक्सप्रेशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, nth टर्म के जनरलाइजेशन की बात कर रहा हूँ कि वो कैसा और अलग तरीके से सिंप्लीफाई होकर देखा जा सकता है। तो मेरा कहना होगा कि सर मल्टीप्लाई ही करते हैं, तो पहले n+1 को कीप एज इट इज, और मैं अंदर वाले पार्ट को देखता हूँ। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, n को मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाता है कितना, n स्क्वायर, है ना। फिर n को मल्टीप्लाई किया 1/ओमेगा स्क्वायर से, तो n अपॉन ओमेगा स्क्वायर। फिर 1/ओमेगा को मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाता है n अपॉन ओमेगा, और फिर यहाँ क्या बच जा रहा है, ये बच जा रहा है 1 अपॉन ओमेगा क्यूब। और क्या कर सकते हैं सर, मेरे ख्याल से अगर आप n को भी अंदर मल्टीप्लाई कर ही दें तो क्या नज़र आएगा, उस पर काम कर लेते हैं सर। अगर n को भी आप अंदर मल्टीप्लाई करें तो ध्यान से देखिए, ये हो जा रहा है पहले तो n क्यूब, है ना। फिर ये क्या बन जा रहा है, ये बच जा रहा है n स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर। फिर क्या बन जा रहा है, बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। ये बन जा रहा है n स्क्वायर अपॉन ऑफकोर्स कितना, ओमेगा, और ध्यान से देखो 1 अपॉन ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब 1 होता है तो ये है 1, और 1 को n से मल्टीप्लाई किया तो ये है n। फिर 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 से तो सर चीज़ें सुलझी हुई हैं, क्यों, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई किया तो पहले मिला n स्क्वायर, फिर क्या मिल रहा है n अपॉन ओमेगा स्क्वायर, है ना। फिर क्या मिल रहा है, फिर मिल रहा है सर n अपॉन ओमेगा, और फिर क्या मिल जा रहा है 1 अपॉन ओमेगा क्यूब। मैं दो तीन छोटी छोटी, अच्छा 1 अपॉन ओमेगा क्यूब को भी हम क्या लिख सकते हैं, उसे लिख सकते हैं 1। मैं दो तीन छोटी छोटी बातें आपसे कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, क्या आप मुझे बता सकते हो कि 1 अपॉन ओमेगा क्या होगा? 1 अपॉन ओमेगा को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ओमेगा अपॉन ओमेगा, या रादर ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर। उससे क्या होगा, उससे ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा क्यूब आपको मिल जाएगा, है ना। उससे आप क्या बोलोगे, ओमेगा क्यूब 1 होता है तो हो जाता है ओमेगा स्क्वायर, यानी आपने पहला रिजल्ट तो निकाला कि 1 अपॉन ओमेगा हो जाता है सर ओमेगा स्क्वायर। क्या ये बात आपको समझ आई? दूसरी बात सर, 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर को क्या लिखोगे? आई थिंक ये भी बड़ी सिंपल सी बात है सर, अगर आप लिखते हो ओमेगा अपॉन ओमेगा से मल्टीप्लाई करके तो हो जाता है ओमेगा अपॉन ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब 1 होता है तो हो जाता है ओमेगा, यानी ये तो इंटरचेंजेबल है ना। अगर 1 अपॉन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है तो 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया, ओमेगा। सीधी सीधी सी बात। बस इसी प्रॉपर्टी पे थोड़ा सा काम करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसी रिजल्ट को अगर मैं रीराइट करूँ तो सबसे पहले तो क्या लिखा हुआ है, एन क्यूब, ये तो दिख ही रहा होगा, प्लस ये दिख रहा है एन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो क्या मैं इसे एन स्क्वायर ओमेगा लिख सकता हूँ? आई होप हम लिख सकते हैं। ये लिखा है एन स्क्वायर अपॉन ओमेगा, तो मैं इसे लिख सकता हूँ एन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, है ना। एन को अल कीप एज इट इज, एन स्क्वायर को अल कीप एज इट इज, है ना। एन अपॉन ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एन ओमेगा। एन अपॉन ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं एन ओमेगा स्क्वायर n+1। क्या यहाँ तक कोई डाउट है? आई होप बड़ी सुलझी हुई सी इक्वेशन बन रही है हमारी यहाँ तक, तो जिसमें कोई भी कन्फ्यूजन किसी भी स्टूडेंट को नहीं होना चाहिए। अब अगर कुछ चीज़ें मैं हटाकर चीज़ें सॉर्ट आउट करके देखना चाहूँ तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखो एन क्यूब अलग रखते हैं, एन अलग रखते हैं, 1 अलग रखते हैं ना, इन सारी चीज़ों को अलग रखते हैं। फिर क्या, फिर अगर आप देखो तो ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, जैसे दिख रहा है ये एन स्क्वायर और एन स्क्वायर, तो अगर आप इन तीनों में एन स्क्वायर कॉमन लेते हो, जैसे ही आप एन स्क्वायर कॉमन लेते हो तो क्या बचता है, ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर और 1। क्या आप मेरी बात समझ पाए? बड़ी सिंपल सी बात कहना चाह रहा हूँ आपसे कि अगर आपने एन स्क्वायर कॉमन लिया ना, पहले तो आपको क्या दिख रहा था, एन क्यूब,
प्लस एन स्क्वायर प्लस वन। मैं पहले इसे तो अलग ही रख देता हूँ, एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर प्लस वन। अब जो बच जा रहा है वो क्या सर, जैसे ही एन स्क्वायर कॉमन लिया तो आपके पास बच रहा है वन प्लस ओमेगा स्क्वायर। आई होप मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ क्या होने वाला है। इसी के साथ साथ अगर आप नोटिस करें तो सर आप थोड़ी सी चीज़ें और देख लो, आप एन वाला पार्ट भी देख ही लो लगेगा। जैसे अगर आप देखो तो एन ओमेगा और एन ओमेगा स्क्वायर आपको दिख रहा होगा। आई होप आपको नज़र आ रहा है सीधी सीधी सी ये कुछ वैल्यूज़ एन ओमेगा और एन ओमेगा स्क्वायर। ये क्यों देख रहे हो सर आप? अगर ये देखोगे तो मेरा ये कहना है कि यहाँ पर आई थिंक एन भी कहीं ना कहीं था, बिल्कुल था, हमने ये एन लिखा है नहीं। मैं एक पार्ट से थोड़ा कंफ्यूज हूँ स्टूडेंट्स। हमने लिखा एन क्यूब, बिल्कुल सही, हमने लिखा एन क्यूब, फिर हमने लिखा एन स्क्वायर बिल्कुल, और फिर हमने लिखा वन। वन क्यों लिखा? ये वन लिखा है ना, अभी मैंने एन नहीं लिखा है, तो मैं एन की बात कर रहा हूँ। एन एन ओमेगा और एन ओमेगा स्क्वायर, ये तीन वैल्यूज़ भी, तो यहाँ से अगर एन कॉमन लिया तो वापस आपको दिख रहा होगा वन प्लस ओमेगा स्क्वायर। और हम जानते हैं बहुत ज़रूरी सी बात कि सर ये जो होता है वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये क्या होता है सर? ये हो जाता है ज़ीरो, यानी ये पूरा एक्सप्रेशन ज़ीरो, ये पूरा एक्सप्रेशन ज़ीरो। तो बच क्या जा रहा है? ये बच रहा है वन प्लस एन स्क्वायर प्लस एन क्यूब। इन सारी बातों का क्या मतलब, इन सारी बातों का क्या फ़ायदा, इस पे बात करते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसमें एक छोटा सा करेक्शन स्टूडेंट्स, मुझे ये वाला पार्ट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है कि देखो हमने थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ गलत लिख दिया है। मतलब मेरे ख्याल से सीधी सीधी सी बात है, इतनी सारी स्टेप्स नहीं आएंगे, मैंने कहीं ना कहीं कुछ एडिशनली लिख लिया था। मतलब इस वाले पार्ट को अगर मैं फिर से देखूँ, देखो कुछ चीज़ें हम टैली कर लेते हैं स्टूडेंट्स, फिर से दिखेगा। पहले मैं एन स्क्वायर वाली टर्म देखता हूँ, तो एन स्क्वायर और एन स्क्वायर है ना, ये हट जा रहा है। एन वाली टर्म देखें तो एन एन और एन हट जा रहा है, तो बच क्या रहा है सर? बच सिर्फ एन क्यूब और वन रहा है ना। हमने पता नहीं क्यों एक्स्ट्रा चीज़ें लिख ली, तो ये बच जा रहा है एन क्यूब प्लस वन। बस ऐसे सिली एरर्स आप अवॉइड करिएगा। तो ये पार्ट जीरो हो जाता है, ये पार्ट जीरो हो जाता है, तो आपके पास जो बचता है वो पार्ट सिर्फ क्या बचता है? एन क्यूब प्लस वन। तो ये ओवरऑल आपका एक्सप्रेशन आपको दिखाई देता है ना। सर ये तो nth टर्म हुई, तो nth टर्म से क्या वास्ता? बस इसी पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है। टी एन के फिगर आउट हो जाने से आप एक्चुअली समेशन निकाल सकते हो, क्योंकि आपकी जो सारी टर्म्स का सम है, जो सारी टर्म्स का वो सम है वो क्या है सर? सारी एन टर्म्स का सम कर दो। आप एन की वैल्यू कहाँ से रख लो सर? आप एन की वैल्यू रखो वन से कहाँ तक? एन तक। बस यही तो आपका सोल्यूशन है। तो सर टी एन क्या है सर? समेशन अप्लाई करना है एन की वैल्यू वन से लेकर एन तक। किस पर सर? ये अप्लाई करना है एन क्यूब प्लस वन पर। जैसे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और ये सारे साइन होते हैं, इसी तरीके से समेशन वर्क करता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। यानी कि आप इस समेशन को जो आप ढूंढ रहे हो, जो आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है बाय द वे, आप इसे लिख सकते हो समेशन कहाँ का? किसका? एन क्यूब का। कहाँ से कहाँ तक सर? वन से एन तक, प्लस ऑफ कोर्स समेशन किसका? वन का। कहाँ से कहाँ तक? अगेन वन से एन तक। आई थिंक ये पार्ट आसान है, क्योंकि अगर आप सीक्वेंस एंड सीरीज कंसेप्ट से बात करें तो सर एन क्यूब का सम मतलब क्या सर? दिस इज द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। आई होप ये बात आपको पता है। और अगर इस पर मैं बात करूँ तो ये आपके जो नेचुरल नंबर्स का सम होता है ना, एन एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, उसी का स्क्वायर होता है। आई होप आपको बात समझ आई। मतलब समेशन ऑफ अगर एन क्यूब आपसे पूछे, जहाँ पर एफ की एन की वैल्यू वन से लेके एन तक जा रही है, तो ये होता है। अच्छा एक और बात बताओ, अगर आपसे मैं वन को ऐड करवाऊँ कितनी बार सर? एन टाइम्स। तो वन को अगर एन टाइम्स ऐड करना है मतलब क्या सर? वन प्लस वन, तो वो क्या होता है? एन। तो आई थिंक आपका आंसर आ चुका है। क्या आ चुका है? अगर एन क्यूब की बात करें तो एन क्यूब का समेशन क्या लिखेंगे आप लिखेंगे एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू होल स्क्वायर। क्या पॉइंट आपको समझ आया? एंड ऑफ कोर्स जब यहाँ आप करेंगे तो ये क्या हो जा रहा है? वन 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 कितनी बार? एन टाइम्स, तो हो जा रहा है एन। अब अगर मैं इससे सिंप्लीफाई करके देखूँ तो शायद चीज़ें बन जाएं सर, क्योंकि यही हमारा आंसर है, बस सिंप्लीफाइड मैनर में। तो सर पहले तो न्यूमरेटर में क्या दिख रहा है? तो न्यूमरेटर में देखें तो हमें दिख रहा है एन एन प्लस वन का स्क्वायर, तो आप उसे लिख सकते हो एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ऑफकोर्स फोर, है ना, प्लस कितना? एन। अगर इसे सिंप्लीफाई किया तो एन स्क्वायर टाइम्स एन प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस फोर एन डिवाइडेड बाई फोर। अब अगर यहाँ से चीज़ें सोचनी चाहिए तो मेरे ख्याल से ऑप्शन सी शुड बी द करेक्ट आंसर। आपको दिख रहा होगा एन स्क्वायर एन प्लस वन स्क्वायर प्लस फोर एन अपॉन फोर शुड बी मार्क्ड करेक्टली। आई होप एक ईजी सा क्वेश्चन था, जिसमें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के साथ उन्होंने सीक्वेंस एंड सीरीज का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, राइट। यहाँ से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो एक और क्वेश्चन है आपके सामने, डायरेक्ट सा सीधा सीधा सा क्वेश्चन है, देखेंगे और समझेंगे क्या लिखा हुआ है। ध्यान से देखिए, पहले तो उसने क्या कहा, जो z है वो x प्लस आयोटा y है, और z का जो क्यूब रूट है, जो z का क्यूब रूट है वो है a प्लस आयोटा b, a माइनस आयोटा b। ठीक है सर, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ अगर z का क्यूब रूट है a माइनस आयोटा b, z क्या है सर? z है x प्लस आयोटा y। ठीक है, मतलब अगर ये वैल्यू मैं यहाँ रिप्लेस करता हूँ तो z का क्यूब रूट, मैं दोनों तरफ क्यूब ले लेता हूँ, z क्या होगा? तो z होगा a माइनस आयोटा b का क्यूब।
इसका क्या मतलब, अगर z है सर आपका क्या, अगर z था आपका x प्लस आयोटा वाई, तो a माइनस आयोटा बी का क्यूब हम सॉल्व कर सकते हैं क्या? आई थिंक सर इससे आसानी से सोचा जा सकता है। कैसे सर? आप सीधा सीधा फंडा अप्लाई करो, a क्यूब प्लस b क्यूब वाला थॉट, और उससे आप चीज़ें निकाल पाओगे। तो चीज़ें सोचना शुरू की, तो a क्यूब तो सर a क्यूब है ना, माइनस बी क्यूब, तो बी क्यूब मतलब क्या सर, ये हो जाने वाला है आयोटा क्यूब इंटू बी क्यूब। क्या बात आप समझ पाए? प्लस लेट्स से 3a² बी, सो 3a², व्हाट इज बी सर? बी इज आयोटा बी, माइनस 3ab², सो 3a, बी इज व्हाट सर? बी इज आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर। आई होप ये बातें आपको समझ आ रही। अगर इसे सोचना चाहा तो सर ये तो है a क्यूब है ना। अब व्हाट अबाउट बी क्यूब? बी क्यूब के बारे में आप क्या कहोगे सर? आयोटा क्यूब क्या होता है सर? आयोटा क्यूब होता है आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो हो जाएगा प्लस आयोटा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है ऑलरेडी है ना। तो क्या हो जाने वाले सर? ये हो जाने वाले प्लस आयोटा टाइम्स बी क्यूब। क्या इसमें कोई डाउट है स्टूडेंट्स? फिर क्या सर? फिर ये लिखा हुआ है 3a² आयोटा बी, तो एज इट इज, लेकिन यहाँ पे क्या सर? आयोटा स्क्वायर यानी -1, तो हो जाने वाला है प्लस 3ab। कुछ गड़बड़ तो हम नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट्स, मुझे कहीं तो कोई डाउट लग रहा है। प्लस 3ab² है ना, बस एक बार मुझे सिग्नेचर में कहीं डाउट लग रहा है, कुछ कन्फ्यूजन तो हम नहीं क्रिएट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं, किसी भी स्टेप में कहीं डाउट है तो देखो जल्दी से। ये हो जा रहा है आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो हो जाएगा +1, तो हो जाने वाला है आयोटा बी क्यूब। बिल्कुल सही। यहाँ पे 3a² आयोटा बी एज इट इज, लेकिन अगर यहाँ बात करें तो आयोटा स्क्वायर -1 3ab² ही होना है। तो क्या ठीक है सर, आगे ट्राई करते हैं। अगर आगे चीज़ें सोचनी चाहिए तो हम लिखेंगे जो x प्लस आयोटा वाई उसे तो एज इट इज रखा। आई थिंक अगर मैं रियल टर्म्स को एक साथ रख दूँ तो ये क्या दिख रहा है सर? ये दिख रहा है a क्यूब प्लस 3ab² है ना। और अगर इमेजिनरी टर्म्स को एक साथ रखें तो इन दोनों का अगर मैं आयोटा कॉमन ले लेता हूँ तो ये क्या बच रहा है सर? ये बच रहा है b क्यूब प्लस 3a² बी। आई होप इसमें तो कोई भी परेशानी या कन्फ्यूजन किसी भी स्टूडेंट को नहीं है, जो कि किसके इक्वल है? x प्लस आयोटा वाई के। यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ का ध्यान रखना होगा स्टूडेंट्स, अगर मैं इस पूरे पार्ट को एक अलग नज़रिए से देखूँ तो मैं इसे ऐसे देख सकता हूँ क्या? देखो ध्यान से, मैं पूरे बी को अगर माइनस आयोटा बी एज्यूम करूँ, क्योंकि हम आयोटा एक्चुअली उसके अंदर कंसिडर कर रहे हैं है ना। तो अगर उस तरीके से हम देखें तो ये क्या निकल कर आता है, एक बार बस क्रॉस चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स इसको, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे, क्योंकि आयोटा के आने से कुछ मुझे गड़बड़ लग रही है यहाँ पर है ना। तो ये हो जाने वाला है पहले तो a क्यूब है ना, फिर माइनस आप लिखते हो, और अगर आपका ये पूरा b है सो आयोटा क्यूब बीटा b क्यूब है ना, प्लस 3a² बी, सो 3a² बी। अब b एक्चुअली क्या है? b एक्चुअली आपका आयोटा b ही है ना, माइनस 3ab² है ना। और इस तरीके से आपका ये इस तरीके से बन रहा था, लेकिन मैंने शायद यहाँ पे उल्टा सिग्नेचर यूज़ कर लिया है। ये एक्चुअली ऐसा होता है ना, आई एम रियली सॉरी, बस यही गड़बड़ मुझे लग रहा था। ये साइन ये होता है -3a² बी प्लस 3ab² है ना। मैंने यहाँ पर वो 3ab एक्चुअली कॉमन होता है, मैं आपको पूरा फॉर्मूला बता देता हूँ। यहाँ पर जो करेक्शन होना है वो भी हम कर लेते हैं पहले। ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ भी साइंस आपके चेंज होंगे है ना। मैं पूरा सिग्नेचर आपको समझा दे रहा हूँ, पहले सुन लीजिए स्टूडेंट्स ध्यान से। अगर मैं आपको समझाना चाहूँ ये फॉर्मूला, इन केस इफ यू हैव गॉटन कंफ्यूज्ड, तो याद करो a प्लस बी क्यूब तो बहुत सॉर्टेड सा फॉर्मूला है। वो क्या हो जाता है सर? वो होता है a क्यूब, बस वो आयोटा के कारण आई गॉट अ लिटिल कंफ्यूज। तो ये आप लिखते हो 3a² बी प्लस 3ab², या फिर आप सर इसे कैसे लिख लेते हो? हमने तो ऐसा सीखा था सर कि a क्यूब ले लो फिर b क्यूब ले लो। अब इन दोनों में 3ab कॉमन दिख ही रहा है, तो आप यहाँ से ले लेते हो 3ab और ये लिख लेते हो a प्लस बी। बस यही बेसिस पर, इसी बेसिस पर अगर हम सोचें तो आप a माइनस बी का क्यूब कैसे निकालोगे? आप बोलोगे सर b की जगह माइनस बी रख दो, बात बन जाएगी। तो ये हो जाता है a क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ पे माइनस बी रखा तो ये होगा 3a² बी है ना, और यहाँ माइनस बी रखा तो स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव, तो ये 3ab²। बस यही गड़बड़ हमने की, यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव, बट ये पॉजिटिव है ना। तो इस बेसिस पे आई क्यूब जो होगा वो होगा i² इंटू आयोटा, i² के कारण ये पॉजिटिव, ये जो है नेगेटिव है ना। अब नेगेटिव के कारण अगर हम बातें समझें तो ये तो रहने वाला है ऑफकोर्स क्या? 3a² आयोटा बी है ना। आई होप आप बात समझ पा रहे हो। तो इस वजह से ये तो 3a² आयोटा बी ही रहेगा, लेकिन यहाँ जो आप प्लस लिखते हो 3a आयोटा स्क्वायर बी, ये जो आप लिखते हो प्लस 3a आयोटा स्क्वायर बी, यहाँ पर बस आपको ये लिखना होगा स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा कि अब यहाँ पर जो ये चीज़ें निकल कर आएंगी वो क्या होंगी? आयोटा स्क्वायर हो जाता है नेगेटिव, तो हो जा रहा है -3ab²। तो आपका क्या हो जा रहा है? a क्यूब माइनस 3ab² और b क्यूब माइनस 3a² बी। बस यही एक छोटा सा करेक्शन था जो मुझे डाउटफुल लग रहा था। अब अगर यहाँ से आगे बढ़े तो आप सीधी सीधी सी बात समझ पा रहे हो स्टूडेंट्स की सर x जो होगा वो इसके इक्वल होगा और y जो होगा वो इसके इक्वल होगा, क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स तभी इक्वल होते हैं। तो आप कहना चाह रहे हो क्या? आप कहना चाह रहे हो स्टूडेंट्स ये कि जो x है वो किसके इक्वल है सर? जो x है वो इक्वल है a क्यूब माइनस 3ab²। ये किसके इक्वल है? a क्यूब
माइनस 3ab²। यहाँ से एक बहुत क्रूशियल रिजल्ट आप डिराइव करेंगे। सिमिलरली y जो है, y किसके इक्वल है सर? y जो है b³ माइनस 3a² के इक्वल है। y जो है b³ माइनस 3a² आई थिंक, यस, है ना, ये 3a² के इक्वल है। अब अगर आप यहाँ से a और b कॉमन ले लेते हैं तो आई थिंक अब आप आंसर के काफ़ी क्लोज हैं। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ से a कॉमन लेकर इस तरफ शिफ्ट किया तो हो जाता है x/a इज इक्वल टू वॉट? a² माइनस 3b²। यहाँ से अगर आप b कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाता है y/b, जो कि किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा b² माइनस 3a² के। अभी क्या? अभी वो आपसे पूछ रहा था x/a माइनस y/b। तो ठीक है सर, हम तो छोटा सा काम ये करते हैं कि x/a में से y/b सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो राइट हैंड साइड पर क्या हो रहा है उसे ऑब्जर्व करते हैं। सर राइट हैंड साइड पर देखें ध्यान से, तो बहुत ध्यान सुनिएगा। a² माइनस माइनस 3a², तो आई थिंक ये क्या हो जा रहा है सर? ये हो जा रहा है 4a², है ना, माइनस 3b² माइनस b², तो सर ये हो जा रहा है माइनस 4b²। तो ये किसके इक्वल आ जा रहा है सर? ये आ जा रहा है 4 टाइम्स a² माइनस b² के इक्वल। और अगर ये 4 टाइम्स a² माइनस b² के इक्वल आ रहा है तो लेमडा क्लियरली किसके इक्वल है? ऑप्शन डी, 4 के। आई थिंक बहुत ही आसान सा, सुलझा हुआ सा, डायरेक्ट सा क्वेश्चन था जिसमें ज़्यादा चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं थी। इसी बेसिस पे अगर हम आगे बढ़ें तो एक और मज़ेदार सा क्वेश्चन, ध्यान से देखिए इसे। एक बेसिक सा थॉट सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को देखकर ये आता है कि सर यहाँ पे जब बोला जा रहा है रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन, तो सर ये एक क्यूबिक इक्वेशन है ना, a इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स दिस, द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल, है ना। वो कह रहा है जो रूट्स हैं वो है अल्फा, बीटा और गामा। तो वो मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पूछ रहा है। मैं कह रहा हूँ सारी बातें एक तरफ, सारी चीज़ें निकाल लेंगे सर। मैं क्या इससे कुछ चीज़ें फिगर आउट कर सकता हूँ? ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से देखो सर। z प्लस ab³, अगर z प्लस ab³ इज इक्वल टू a³ अगर दिया हुआ है तो क्या? मेरा कहना है सर, अगर आप कहना चाह रहे हो अगर क्यूब रूट आप लेते हो तो आप इस तरफ लिख लो z प्लस ab, लेकिन अगर आप इस तरफ क्यूब रूट ले रहे हो तो ये है a के क्यूब का और रादर आई वुड से इंटू 1 का क्यूब रूट, है ना। इस तरीके से आप लिख लो। क्यों? क्योंकि मुझे 3 रूट्स चाहिए, तो हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पिक्चर में लिया है। तो ये तो लिखा हुआ है z प्लस ab, लेकिन यहाँ पे मुझे a³ के साथ क्या मिल गया? a³ के साथ 1 के क्यूब रूट मिल गए, और इससे तो चीज़ें आसान हो गई। क्यों सर? क्योंकि अगर लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा है क्या? z प्लस ab, तो राइट हैंड साइड पर आप 3 बातें लिख सकते हो। 1 का क्यूब रूट, पहला तो आप बिल्कुल 1 नहीं मान लो। 1 का क्यूब रूट आप मानते हो सर ओमेगा भी मानते हो, आई एम रियली सॉरी, एक क्यूब भी वर्कआउट हो जाने वाला है। एक छोटा सा करेक्शन, ये 3/3 1 हो जाएगा। आई होप आप मेरी बात आप समझ पाए, क्योंकि ये 1/3 से 3 कैंसिल हो जाना है ना। तो पहली बात तो z प्लस ab किसके इक्वल होगा? एक खुद के। 1 का क्यूब रूट एक हम मान सकते हैं ओमेगा, और एक हम मान सकते हैं ओमेगा²। तो मेरी बात बड़ी सिंपल सी है, बात बड़ी सिंपल सी है कि जो आपने ये निकाले इसके रूट्स, क्यूबिक इक्वेशन के वो रूट्स आपके क्या है? ए ओमेगा और a ओमेगा²। हम रियली सॉरी ये नहीं है, अभी आपको a b को भी शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि z प्लस ab इसके इक्वल है। तो z बेसिकली किसके इक्वल होगा? तो z आपका इक्वल होगा a माइनस ab, है ना, या फिर a ओमेगा माइनस ab, या फिर a ओमेगा² माइनस ab। क्या ये पॉइंट आपको समझ आया? ये जो तीनों निकल कर आए हैं आपके, ये क्या है स्टूडेंट्स? रूट्स। तो ये मान लो आप अल्फ़ा है, ये आप मान लो बीटा है, और ये मान लो आप गामा है। अब सर अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा और बीटा तो कुछ भी मान सकते थे, आपने तो यही दोनों माने। तो एक काम करते हैं, कुछ और भी लेकर हम काम कर लेंगे। एक तरीका है इस क्वेश्चन को सोचने के, आई थिंक अब डिस्टेंस ही निकालनी है। क्या निकालना है? अल्फ़ा माइनस बीटा का मॉड, बिल्कुल निकाल लेते हैं। मैं एक काम करता हूँ सर, मान लो एक बार अल्फ़ा बीटा ये माने, एक बार अल्फ़ा बीटा इन्हें मान लेंगे, और एक बार अल्फ़ा बीटा इन दोनों को मान लेंगे। मैं पॉइंट जो समझाना चाह रहा हूँ ये कि आप अल्फ़ा बीटा किसी को भी मानो, आंसर तो यूनिक ही आना चाहिए। यूनिक इसलिए आना चाहिए क्योंकि ये जो इक्वेशन है ना, ये बेसिकली एक सर्कल की इक्वेशन है। बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, एक सर्कल की इक्वेशन क्यों है उस पर काम करते हैं। पर उससे पहले एक ऑब्जर्वेशन से हम अल्फ़ा बीटा किसी भी एक को मान के अल्फ़ा माइनस बीटा का मॉड निकाल लेते हैं। तो अल्फ़ा क्या है सर? अल्फ़ा है a माइनस ab, और बीटा क्या है सर? बीटा है a ओमेगा माइनस ab। क्या ये बात आप समझ पाए? इसका क्या हम निकाल रहे हैं? मॉड। बेसिकली मैं क्या निकाल रहा हूँ? मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा, जो अल्फा और बीटा हमने माने उसके अकॉर्डिंग, है ना। तो सर सीधी सीधी सी बात है, ए बी से ए बी कैंसिल, तो बच क्या जा रहा है सर? बच जा रहा है a माइनस a ओमेगा का मॉड। क्या ये पॉइंट आपको समझ आया? आई होप यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। बहुत ही सुलझी हुई सी सीधी सी बातें मैंने आपके सामने लिखी हैं। अब क्या सर? a माइनस a ओमेगा का मॉड निकालने से पहले आई होप आपको नजर आ रहा है, ए बी से ए बी कैंसिल, तो बच जाए a ओमेगा, है ना। देखो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं ये a कॉमन ले लेता हूँ। तो जैसे ही a कॉमन लिया तो यहाँ पे मैं क्या लिख ले रहा हूँ? a टाइम्स
1 माइनस ओमेगा, है ना। और अगर ये ऐसा है तो मॉड्यूलस हम अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो मैं इसे मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ 1 माइनस ओमेगा लिख सकता हूँ। आई होप ओमेगा की आपको वैल्यूज़ पता है। जो ओमेगा हमारा होता है दैट इज़ -1, है ना, प्लस √3 टाइम्स आयोटा अपॉन कितना होता है 2। आई थिंक ये प्लस होता है माइनस, ये थोड़ा सा एक कंफर्म कर सकते हैं, बट ओमेगा अगर है तो ओमेगा स्क्वायर में चीज़ें माइनस हो जाएंगी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इंटरचेंजेबली ऐसे ले लेते हो, है ना। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको कोई भी डाउट नहीं है। फिर अगर अब मैं आगे चीज़ें समझूँ तो इसके बाद 1 माइनस ओमेगा पे हमें काम करना है, 1 है बाय द वे, है ना। तो 1 माइनस जैसे ही किया, आई होप आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है ए, और यहाँ पर क्या दिख रहा है 1, है ना, माइनस। अब जैसे ही ओमेगा माइनस करना है तो ध्यान से देखिएगा, माइनस ये कितना दिख रहा है, -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। क्या ये पॉइंट आपको समझ आया? तो सर ये तो दिख रहा है मॉड ऑफ ए, लेकिन यहाँ देखना चाहा तो ये दिख रहा है 2, है ना, माइनस ऑफ -1 +1 प्लस, अब प्लस नहीं आएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा नेगेटिव साइन के कारण, -√3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। कोई डाउट्स में स्टूडेंट्स? अगर आप यहाँ से आगे सोचे तो बहुत सुलझी हुई सी बात है। ये लिखा हुआ है 3, है ना, तो ये हो जा रहा है मॉड ऑफ ए, और इधर कितना दिख रहा है 3 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब बस आपको इसका मॉड बताना है, और मेरे ख्याल से आप आंसर के काफ़ी क्लोज हैं। इन सारी बातों से सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये कि ठीक है, फटाफट पहले ये तो निकाल ही लेते हैं। ये लिखा हुआ है मॉड ऑफ ए, इसका मॉड कितना हो जाने वाला है सर, x² प्लस y² अंडर में, तो अंडर रूट ओवर वॉट, x², तो 3/2 का स्क्वायर कितना 9/4, है ना, प्लस √3/2 का स्क्वायर कितना है, ये हो जाने वाला है 3/4। क्या ये पॉइंट आपको समझ आया? आई होप बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ से अगर आगे लिखा तो 9 + 3 कितना हो जाता है 12, 12/4 यानी कितना हो जा रहा है ये 3, तो यहाँ से ये हो जा रहा है √3। तो दिस इज गोइंग टू बी √3 टाइम्स मॉड ऑफ ए। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या सर? ऑप्शन है, ऑप्शन बी। मैं कह रहा हूँ अगर आप ऐसे ही अगर अल्फ़ा और बीटा इन्हें मान लें, या फिर आप चाहें तो अल्फ़ा और बीटा इन्हें मान लें, तो भी आपकी यही वैल्यू आएगी। सर आप इतना कॉन्फिडेंटली ये क्यों कह रहे हो? मैं इतना कॉन्फिडेंटली इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें तो इस एक्सप्रेशन से आप काफ़ी कुछ वर्कआउट कर सकते हैं। इस बारे में बात हम करेंगे आर्गेंट प्लेन्स के बारे में, जब हम डिस्कस करेंगे, जब हम 2D यानी कोऑर्डिनेट्स को जब आर्गेंट प्लेन में शिफ्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कॉन्टेक्स्ट में, तब मैं आपको इस इक्वेशन का एक और ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझाऊंगा, जिसके थ्रू मैं आपको और क्लैरिटी दूंगा। बट फिलहाल तो यही तरीका मेरे ख्याल से अभी आपकी अप्रोच को सूट करता है। विद दैट स्टूडेंट्स, अगर मैं शिफ्ट करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8। जरा ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। मेरा कहना है कि जब भी कोई ऐसा कहे कि x + 1/x 1 के इक्वल है, और वो पूछे कि x⁻² 2000 + 1/x⁻² 2000 किसके इक्वल होगा, तो आप तो सीधा सीधा थॉट ही अप्लाई करो कि क्या हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। सर ट्राई करते हैं। तो ये हो जा रहा है x² + 1/x = 1। क्या है पॉइंट आपको समझ आया? अब इसे अगर फर्दर सॉल्व किया है ना, तो क्या मिल जा रहा है स्टूडेंट? देखिएगा सर, x² - x + 1 = 0। बहुत बढ़िया सर, क्वाड्रेटिक है, डिस्क्रिमिनेंट को देख लो और श्रीधर आचार्य मेथड लगा लो। डिस्क्रिमिनेंट देखो या ना देखो, मैं तो श्रीधर आचार्य मेथड लगाता हूँ। तो सर x जो आता है वो आता है -b, यानी क्या -1 + 1 प्लस माइनस √b²। सो 1 का स्क्वायर 1 -4ac, सो दैट्स -4 अपॉन ऑफ कोर्स 2a। आई होप ये फॉर्मूला आपको याद है। तो यहाँ से क्या आ जा रहा है, x जो आ रहा है 1, है ना, प्लस माइनस, बहुत ध्यान से देखना, 1 + माइनस, ये कितना आ रहा है -√3। अगर ये आ जा रहा है -√3, तो आप ये कहोगे सर कि सर ये है √3 आयोटा, है ना, डिवाइडेड बाय 2। क्या इसमें कोई डाउट है? आई होप बड़ी सुलझी हुई सी, डायरेक्ट सी, सीधी सी बात आपके सामने लिखी हुई है। अब क्या करेंगे, इस पे बात कर लेते हैं। देखो x की हमारे पास क्या वैल्यूज आ गई। अगर मैं x की आपसे बात करूं तो दो वैल्यूज हैं। एक तो क्या है स्टूडेंट्स, 1 + √3 आयोटा बाय 2, बहुत बढ़िया। और एक वैल्यू क्या है सर? एक वैल्यू सुनिएगा बहुत ध्यान से, 1 - √3 आयोटा बाय 2। क्या आपको पॉइंट समझ आ रहा है? पॉइंट बड़ा सिंपल सा है सर, कि अगर मुझे याद दिलाओ आप ओमेगा, तो ओमेगा होता है -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, याद आया। और सर ओमेगा स्क्वायर जो हुआ करता था वो होता था -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। यानी सर अगर आप चीज़ें यहाँ से देखना चाहो तो आप बहुत इंपॉर्टेंट सा ऑब्जर्वेशन ला सकते हो कि अगर आपने माइनस साइन कॉमन लिया, माइनस साइन कॉमन लेते ये बन जाएगा 1 + √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। क्या ये बात समझ आई? और यहाँ पर अगर आपने नेगेटिव साइन कॉमन लिया तो ध्यान से देखिएगा, ये बन जाएगा, बहुत ध्यान सुनिए, 1 - √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। सर ये क्यों किया?
क्योंकि अगर आप चीज़ें नोटिस करो तो ऐसी कुछ बन रही हैं। देखो ये आपका x है और ये भी आपका x ही है। मतलब सर, मतलब बहुत ज़रूरी बात, जो आपका x है एक्चुअली, यानी ओमेगा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कहना है राइट इट इक्वल्स टू माइनस एक्स, या फिर अगर आप चाहो तो ओमेगा स्क्वायर को भी क्या लिख सकते हो, अगर आप देख पा रहे हो तो ओमेगा स्क्वायर भी माइनस ऑफ आई थिंक एक्स स्क्वायर के इक्वल है। मैं एक बार थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लेता हूँ इसको। मैं तो सीधी सीधी सी बात यहाँ से लिख पा रहा हूँ कि जो x है वो क्या है, ये है ना, ये x है ना, और हम जानते हैं ओमेगा ही होता है। तो मैं जो देख पा रहा हूँ ये, मतलब अगर मैं x को इस नज़रिए से देखूँ तो x जो है वो ये है। तो इस तरीके से मैं देख पा रहा हूँ कि x जो है उसका नेगेटिव ओमेगा के इक्वल होता है। और यहाँ पे भी अगर आप देख पाओ तो ये क्या है, ये आपका x ही है ना। या फिर अगर आप ऐसे देख पाओ तो ये भी आपका x ही है। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, ये भी आपका क्या है, x ही है। अगर आप देख पाओ तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ओमेगा का स्क्वायर भी किसके इक्वल है सर, ओमेगा का स्क्वायर भी नेगेटिव ऑफ एक्स के इक्वल ही है। बस इसमें छोटा सा करेक्शन, शायद मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, इसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं स्टूडेंट्स। देखो एक्स हमारा आ रहा था, ये हमारा ओमेगा होता है -1 + √3 आयोटा बाई 2। नेगेटिव साइन अगर कॉमन लेंगे तो हम रियली सॉरी, यहाँ तो आपका कुछ गड़बड़ मैं कर दे रहा हूँ शायद, नहीं सही है ना। तो ये जो वैल्यू है ये ऑफ कोर्स आपकी x की वैल्यू है सर, 1 माइनस ये आपकी x की वैल्यू है ना। सिमिलरली यहाँ से देखें तो ये भी आपकी x की वैल्यू है। मतलब बेसिकली ओमेगा जो है वो -x की तरह ट्रीट किया जा सकता है, या मैं x को माइनस ओमेगा की तरह ट्रीट कर सकता हूँ फिलहाल इस कॉन्टेक्स्ट में। इस रिजल्ट को भी यूज़ कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर मैं इस रिजल्ट के साथ आगे बढ़ूँ कि x की वैल्यू माइनस ओमेगा है, तो सुनिएगा बहुत ध्यान से, हमें ये निकाल रहा है कि x की पावर 2000 प्लस 1/x की पावर 2000। सुनिएगा बहुत ध्यान से, है ना। अगर x की पावर 2000 है, मतलब वो क्या कहना चाह रहा है सर, वो कहना चाह रहा है x की पावर 2000 प्लस 1/x की पावर 2000। अब हम जानते हैं x क्या है सर, x है ओमेगा, या रादर माइनस ओमेगा। तो माइनस ओमेगा की इवन पावर उसे ओमेगा ही बना देगी। और यहाँ भी क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है माइनस ओमेगा की पावर 2000। अब क्या सोचना होगा, अब मेरा थॉट बड़ा सिंपल सा है, ये लिखा है ओमेगा की पावर 2000, हम इसे 3 के मल्टीपल में ले जाते हैं, और यहाँ भी ओमेगा की पावर 2000 को भी हम 3 के मल्टीपल में ही लेकर जाते हैं। तो 2000 को अगर मैंने 3 से डिवाइड किया तो आई थिंक मैं कहाँ तक जाऊँगा, 2000 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है क्योंकि रिमाइंडर 2 है, तो आई थिंक 1998 तक मैं डिवाइड कर पा लूँगा इसे। देखो ज़रा, 9 + 1 10, 10 + 8 18, 18 + 9 ऑफ कोर्स 27, तो बन जा रहा है। तो 1998 तक चला जाएगा। तो इसे मैं लिख लूँगा ओमेगा का क्यूब की कुछ ना कुछ पावर, जो भी 1998 को आप डिवाइड करोगे, रिमाइंडर क्या बचेगा 2, तो आप इसे लिखोगे ओमेगा स्क्वायर। आई होप आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो। प्लस सिमिलरली आप इसे भी लिखोगे 1 कितना, ओमेगा क्यूब की कुछ ना कुछ पावर ऑफ कोर्स इनटू ओमेगा स्क्वायर। मैं इसमें इंटरेस्टेड इसलिए नहीं हूँ इस पावर में कि वो जो भी हो ओमेगा क्यूब क्या बन जाएगा 1। अगर आपको कन्फ्यूजन है कि सर ऐसे कैसे कुछ भी लिख लेते हो आप, तो मैं कह रहा हूँ एक काम करो, आप 1998 को 3 से डिवाइड करो, तो कितना आ जा रहा है, ये आ जा रहा है 3 का कितना, 3 का 6 टाइम्स, फिर से 3 का 6 टाइम्स, और फिर से 3 का 6 टाइम्स, है ना। तो ये है ओमेगा क्यूब की पावर 666। आई थिंक मैंने सही किया है, बिल्कुल सही किया है ना। और इनटू ओमेगा स्क्वायर। आई होप आप बात समझ पाए। तो बेसिकली हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर। क्या इसमें कोई डाउट है स्टूडेंट्स? आई होप बड़ी सुलझी हुई सी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब क्या आप जानते हो सर, 1/ओमेगा स्क्वायर को हम जानते हैं 1/ओमेगा स्क्वायर ओमेगा होता है। तो एक्चुअली आप लिख रहे हो ओमेगा स्क्वायर प्लस, आप इससे लिख सकते हो ओमेगा, है ना। अब सारी बातें छोड़ दो, आप तो बस ये बात याद करो स्टूडेंट्स कि हम जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 0। इससे भी पहले एक और बात बस याद दिला दूँ मैं आपको, कि आपको याद होगा 1/ओमेगा जो होता है वो ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है। बस यही बात मैंने यहाँ पर यूज़ की है। तो अगर वो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा सर, ये इक्वल होगा -1 के। और अगर ये इक्वल होगा -1 के, तो क्या आपका क्वेश्चन खत्म हो गया है? बिल्कुल आपका क्वेश्चन खत्म हो चुका है। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू है -1, ऑप्शन बी। विद दैट स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ध्यान से देखिएगा इसे। आई होप आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। अगर यहाँ हम देखें तो वो कह रहे हैं डब्ल्यू जो है वो a + आयोटा बी, आपका आयोटा बीटा, ऑफ कोर्स बीटा जो है वो 0 नहीं है, और z जो है आपका वो भी एक 1 के इक्वल, मतलब यूनिमॉड्यूलर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। इट सेटिस्फाइज दिस कंडीशन, विच कंडीशन, ये वाली कंडीशन, ठीक है सर। एंड इज प्योरली रियल, ये बहुत मज़ेदार बात है, इज प्योरली रियल सच दैट कि ये जो है ये एक्सप्रेशन प्योरली रियल है। तो वो सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ z के बारे में पूछ रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। आप तो सीधी सीधी सी बात सोचो, जब आपसे कोई कहता है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है, इसका क्या मतलब होता है सर? एक बात याद करो, आप तो हमेशा ये कंसेप्ट याद रखना स्टूडेंट, जैसे z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये है लेट्स से x + आयोटा y, तो आप मुझे बताओ z का कॉन्जुगेट क्या होगा सर? ये होगा x - आयोटा y। अब अगर मैं थोड़ी देर के लिए सर सारी बातें भूल के z को z बार के इक्वल रख दूं तो क्या, तो z क्या होता है सर? z होता है x + आयोटा y, z बार क्या है? z बार है x - आयोटा y, है ना सर। x से x कैंसिल,
तो 2 आयोटा वाई किसके इक्वल आ रहा है, 0 के, यानी वाई किसके इक्वल है, 0 के। सर वाई अगर 0 हो गया तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, प्योरली रियल। मतलब आप बात समझ पाए, मतलब बात यह है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तो वो और उसका कॉन्जुगेट इक्वल होते हैं। यानी कि अगर ये प्योरली रियल है तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है, डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू बार जेड अपॉन 1 माइनस जेड। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके कॉन्जुगेट क्या, डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू बार जेड अपॉन ऑफ कोर्स 1 माइनस जेड के कॉन्जुगेट के इक्वल होगा। अब सर कॉन्जुगेट इतना अच्छा होता है कि सर कॉन्जुगेट अगर ऊपर ओवरऑल एक फ्रैक्शन में लगाए तो उसके आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पे कॉन्जुगेट लगा सकते हो। सर कॉन्जुगेट इतना अच्छा होता है कि आप इंडिविजुअली हर टर्म पर भी उसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। सर कॉन्जुगेट एक्चुअली इतना अच्छा होता है कि जब आपने यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया तो आप इसे यहाँ ऐसे और यहाँ ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। और इसमें तो सर सबसे खास बात ये कि रियल नंबर्स का कॉन्जुगेट वो खुद ही होते हैं और किसी नंबर के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट वो ओरिजिनल नंबर ही होता है। तो यहाँ तो आपको लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या यहाँ तक आपको बातें समझ आई? आई होप इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है स्टूडेंट्स। ये बहुत ही सुलझी हुई सी साधारण सी बातें मैंने अभी तक आपसे कही। अगर यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो अब क्या करेंगे, अब मेरा कहना है कि अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए और चीज़ें देखिए, कुछ कुछ निकल कर आएंगी। चलिए बात करते हैं इस बारे में। तो अगर सर यहाँ किया तो ये है डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू बार जेड, और इससे कौन मल्टीप्लाई हो रहा है सर, इससे 1 माइनस जेड बार मल्टीप्लाई हो रहा है। और उस तरफ क्या हो रहा है सर, उस तरफ है डब्ल्यू बार माइनस डब्ल्यू जेड बार, इससे कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 माइनस जेड। अब बस यही सिंप्लीफिकेशन में देखेंगे हम चीज़ें कैसे निकल कर आती हैं। तो देखिए जल्दी से, पहले w को 1 से मल्टीप्लाई किया तो w है ना, फिर w को z बार से मल्टीप्लाई किया तो w z बार, w बार z को मल्टीप्लाई किया 1 से तो ये माइनस w बार z, और इसे मल्टीप्लाई किया तो प्लस, ध्यान से देखिएगा, w बार z बार है ना, इज इक्वल टू, सेम यहाँ पर किया तो पहले आ जा रहा है w बार, फिर आ जा रहा है w बार z, फिर आ जा रहा है माइनस w z बार, फिर आ जा रहा है प्लस w z बार। क्या ये सारी बातें आपको समझ आई? आई होप इनमें किसी भी स्टेप में कहीं भी कोई भी डाउट किसी भी स्टूडेंट को नहीं है। अभी कुछ कैंसिल हो रहा है क्या सर? अगर आप देख पा रहे हो तो कुछ कैंसिल वैंसिल कर लो। मेरे ख्याल से कुछ तो कैंसिल होना चाहिए। जैसे कि देखो सर, आप डब्ल्यू जेड बार इस डब्ल्यू जेड बार से और डब्ल्यू बार जेड इस डब्ल्यू बार जेड को कैंसिल कर रहा है। मतलब बहुत ही मज़ेदार सा वाक्य हो जा रहा है यहाँ पर। अगर अब आप चीज़ें सिंप्लीफाई कर पाओ तो आपको दिखेगा क्या कि देखो ये है W, ध्यान से देखना स्टूडेंट, यहाँ से ये ओमेगा स्क्वायर में शिफ्ट कर लेता हूँ और ये भी शिफ्ट ही कर लेता हूँ। तो देखो क्या मिल जाने वाला है सर, एक तो ये दिख रहा है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है ना। तो अगर मैं चीज़ें लिखूँ यहाँ पर तो एक तो आपको क्या मिल रहा है ओमेगा माइनस ऑफ कोर्स ओमेगा स्क्वायर, और क्या मिल जा रहा है अगर आप ध्यान से देखें तो सर ये दिख रहा है, आई एम रियली सॉरी, ओमेगा बार, बेसिकली दिस इज ओमेगा बार जेड बार और दिस इज ओमेगा जेड बार। तो सर जेड बार दिख रहा है तो ये ओमेगा बार तो एज इट इज रखते हैं, ओमेगा जेड बार शिफ्ट कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा है स्टूडेंट्स, ओमेगा बार जेड बार और माइनस ओमेगा जेड बार। इस तरीके से चीज़ें हमें नज़र आएंगी है ना, ओमेगा बार जेड बार और ओमेगा जेड बार, इस तरीके से चीज़ें हमें दिखेंगी। अभी क्या, अभी मेरे ख्याल से सर आप एक काम करो, अगर आप यहाँ से जेड बार कॉमन लेते हो तो देखो ये तो आपको दिख रहा है कि ओमेगा माइनस ओमेगा बार, लेकिन अगर आप यहाँ से जेड बार अगर आप कॉमन लेते हो तो ये दिखता है ओमेगा बार माइनस ओमेगा है ना। एक छोटा सा काम, क्योंकि यहाँ पर भी ओमेगा माइनस ओमेगा बार है, इसे ऐसा बनाने के लिए आप माइनस जेड बार कॉमन ले लीजिए। तो जैसे ही आप माइनस जेड बार कॉमन लेते हैं तो ध्यान से देखिए ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा बार। बहुत ही ज़रूरी सी बात आपको नज़र आ रही होगी। इसका क्या मतलब हुआ, इसका बहुत सिंपल सा मतलब ये हुआ कि सर अगर अब आपने ओमेगा माइनस ओमेगा बार को भी एज अ फैक्टर कॉमन लिया तो एक और फैक्टर बनेगा 1 माइनस जेड बार। अब सीधी सी बात है सर, अगर 1 माइनस जेड बार को मैंने 0 के इक्वल रखा तो आप कह रहे हो जेड बार 1 के इक्वल है। जेड और जेड का बार मतलब मॉड्यूलस ऑफ जेड जो है वो 1 के इक्वल है, क्योंकि जेड स्क्वायर जो होगा वो 1 के इक्वल होगा, जो कि हो नहीं सकता क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मना किया था। तो फाइनल कंक्लूजन मेरा जो होगा कि सर ओमेगा जो होगा वो ओमेगा बार के इक्वल होगा, ओमेगा जो होगा वो ओमेगा बार के इक्वल होगा, क्योंकि ओमेगा माइनस ओमेगा बार क्या होगा 0 के इक्वल। इस बेसिस पे, एक सेकंड, इस बेसिस पे हम क्या कंक्लूड करेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए। इस बेसिस पे आपका जो फाइनल कंक्लूजन आना है, मैंने वैसे इस पॉइंट को उल्टा बोल दिया, मुझे लगा था यहाँ पे शायद मॉड ऑफ जेड हमें 1 के इक्वल नहीं दिया। तो पहली बात तो ये कि मॉड ऑफ जेड जब 1 के इक्वल नहीं दिया है, जब मॉड ऑफ जेड 1 के इक्वल नहीं दिया है मतलब उसने
मॉड ऑफ z को 1 के इक्वल नहीं कहा, उसने कहा कि जो z है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर वो 1 नहीं है। बहुत बढ़िया। तो सर मॉड ऑफ z 1 हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। वो कह रहा है जो z जो है वो 1 नहीं, मतलब z एक प्योरली रियल नंबर 1 नहीं है, वो ये कहना चाह रहे हैं। तो सर ये तो हो सकता है। लेकिन अगर इसकी बात करें कि जो आपका ओमेगा है या रादर जब आपका w है वो w बार के इक्वल होगा या नहीं, तो मैं कहूँगा w बार के इक्वल इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर w बार के इक्वल हो, बहुत ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, इफ़ w इज w बार के इक्वल, तो w एक प्योरली रियल नंबर होगा। अगर w एक प्योरली रियल नंबर है तो उसके लिए बीटा को 0 होना पड़ेगा, और वो बीटा 0 होना हम अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। तो शैल आई से द ओनली कंक्लूजन वी आर लेफ्ट विद इज दिस कि सर ए ऑप्शन z का जो मॉड है वो क्या होगा 1 के इक्वल। आई होप ये पूरा क्वेश्चन, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन, वो लास्ट वाली कंफ्यूजन अवॉइड करेगा। अगर हम आगे प्रोसीड करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है। बहुत ही शानदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंसाइटफुल क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को आप ऐसे सोच सकते हो, ध्यान से समझने की कोशिश करो स्टूडेंट्स, कि क्या मैं z प्लस 12 माइनस 6 आयोटा को ऐसे लिख सकता हूँ। सुनिएगा, मैं इसे लिखता हूँ z प्लस, है ना, यहाँ मुझे z माइनस आयोटा दिया हुआ है, ठीक है, और वो किससे छोटा दिया हुआ है सर, वो 1 से छोटा दिया हुआ है। तो z प्लस 12 जो माइनस 6 आयोटा दिया हुआ है, इसे मैं लिखता हूँ, सुनिएगा बहुत ध्यान से, मैं इसे लिखता हूँ, ध्यान से देखिएगा, z माइनस आयोटा, और बच क्या जा रहा है, बच जा रहा है सर 12 माइनस 5 आयोटा। क्या ये पॉइंट आपको समझ आया? आई होप इसमें तो कोई डाउट नहीं है। फिर वो बोल रहा है देन द वैल्यू ऑफ दिस इज लेस देन, द वैल्यू ऑफ दिस इज लेस देन। अगर आप ट्रायंगल इनइक्वालिटी जानते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। यहाँ पर अगर आप बस इस दो कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें देख पाओ कि सर एक मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर ये रहा और एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये रहा, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सुनिए ध्यान से। सर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z2, तो हम जानते हैं कि इन दोनों का सम जो होता है वो इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सम के मॉड से हमेशा छोटा होता है। मतलब अगर मैं यहाँ पर यही कंसेप्ट अप्लाई करता हूँ तो मैं कहूँगा कि सर जो z माइनस आयोटा प्लस 12 माइनस 5 आयोटा, यानी बेसिकली ये वाला जो आपका है ये किससे छोटा होगा सर, z माइनस आयोटा प्लस ऑफ कोर्स 12 माइनस 5 आयोटा के मॉड से। अब ऐसा क्यों सर? सिंपल सी बात, z माइनस आयोटा हमेशा किससे छोटा है, 1 से, तो मैं यहाँ पर 1 रिप्लेस कर सकता हूँ, क्योंकि अगर ये 1 से छोटा है तो ये एक्सप्रेशन 1 प्लस समथिंग से तो छोटा ही होगा, तो यहाँ पर मैं इसे रिप्लेस करता हूँ 1 से। लेकिन व्हाट अबाउट 12 माइनस 5 आयोटा का मॉड? सर ये तो पता है हमें, सर 12 माइनस 5 आयोटा का जो मॉड होगा दैट विल बी अंडर रूट ओवर 12 का स्क्वायर प्लस ऑफकोर्स माइनस 5 का स्क्वायर, जिसे मैं 5 स्क्वायर ही लिख देता हूँ। और ये वही एक्सप्रेशन है जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है, क्या है स्टूडेंट्स, z प्लस 12 माइनस 6 आयोटा। आई होप ये रिजल्ट हमने कैसे यूज़ किया है यहाँ पर, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो ये जो एक्सप्रेशन है हमेशा किससे इक्वल होगा सर? ये इक्वल होगा 1 प्लस 144 प्लस 25 दैट्स 169, 169 का अंडर रूट इज 13, 13 प्लस 1 कितना होता है 14, तो ये हो जा रहा है 14, यानी ऑप्शन ए। आई होप एक अच्छा क्वेश्चन था, ट्रायंगल इनइक्वालिटी पर बेस्ड था। इसी के साथ साथ आपको आज के लेक्चर में कहीं भी किसी भी स्टेप क्वेश्चन किसी भी कंसेप्ट मेरे ख्याल से डाउट नहीं है। सारे लेक्चर्स अच्छे से देखिए, सारे कंसेप्ट अच्छे से समझिए, यकीनन तौर पर आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। सबसे ज़रूरी बात स्टूडेंट्स, आई होप आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स का जो प्लेटफॉर्म है ये 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। मतलब आपको किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स और कई सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। चाहे तो आप उन्हें हमारी यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE NEET, या फिर आप उन्हें हमारी वेबसाइट magnetbrains.com या फिर हमारे एंड्रॉइड ऐप से एक्सेस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स यकीन करिए, कोई सब्सक्रिप्शन फ़ी नहीं है, कोई फ्री वो ट्रायल वर्जन नहीं है, पूरा प्रोग्राम, पूरा कोर्स, पूरा मॉड्यूल एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इन वीडियोस से अगर आपको हेल्प मिल रही है तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने से आप कोई भी अपडेट नहीं मिस करेंगे, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करने से आप ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्लेटफॉर्म कई सारे लोगों तक पहुँचा सकते हैं। विद दैट स्टूडेंट्स, वी आर कॉलिंग इट अ डे। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।